धरती पर तो कीर्ति बिखेरी, गगन में भी ध्वज फहराया। हमारा ये कार्यक्रम ऐसी ही विशिष्ट महिलाओं से रूबरू होने का एक अनोखा प्रयास है। हम नर नारी के शरीर को ना दें, उसमें आत्मदर्शन, नारीत्व दर्शन करें। नमस्कार, एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ में हमारे शो में है। आज हमारे साथ पूजा चौरुषी, जो फाउंडर एंड हेड कोच है पीसी ट्राई स्पोर्ट्स एकेडमी की, और उन्होंने बहुत कुछ ऐसा काम किया है, मतलब स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज़ है उसमें उन्होंने काफ़ी सारे अवार्ड्स भी उन्होंने लिए हैं। तो पूजा, आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस शो में। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एक्सोटिक परिवार और डी खुशहाल भाई ज्वेलर्स की ओर से जी। तो बात करते हैं आगे। पूजा चौरुषी जो एक स्पोर्ट्स के साथ जुड़ी हुई है और काफ़ी सारा अचीवमेंट उन्होंने किए हुए हैं। तो हम बात करते हैं पूजा से। पूजा, सबसे पहले जिस तरह से आप पीसी ट्राई स्पोर्ट्स एकेडमी की फाउंडर एंड हेड कोच है, बट काफ़ी सारे अचीवमेंट भी आपने किए हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एंड वर्ल्ड ट्राई एथलॉन में वो कोच, एजुकेशन हेड, फैसिलिटेटर भी है। तो बात करते हैं कि आपने ये फील्ड क्यों चुना, स्पोर्ट्स क्यों चुना और किस तरह से आप यहाँ तक पहुँची है, तो वो हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। पहले तो मेरे को यहाँ पे इनवाइट करने के लिए थैंक यू जी। मेरा जर्नी किसी भी आम लड़की की तरह शुरू हुआ था। जैसे मैं 9 साल की थी तो मम्मी पापा ने सोचा पढ़ाई के साथ कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ भी कर लेनी चाहिए जी। तो उन्होंने मुझे स्विमिंग के लिए इनरोल किया जी। वहाँ जाने के बाद वहाँ जो कोच थे उन्होंने मुझे देखा एंड दैट कोच थॉट कि भाई इनमें कुछ अच्छा करने का कुछ टैलेंट है, उनको कुछ लगा। तो उन्होंने मेरे पेरेंट्स को अप्रोच किया कि नहीं, आप इसको जो स्टेट और नेशनल के एथलीट्स हो रहे हैं उन लोग की ट्रेनिंग के दौरान भेजो तो ये कुछ ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। मम्मी पापा ने फिर वहाँ उस टाइम पे भेजना शुरू कर दिया और पहले ही साल में मेरा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो इवेंट हो रहा था उसमें मेरा मेडल आ गया। तो अभी एक 9 साल की बच्ची को अगर आप पहली रेस में कुछ मिल जाए तो एक मोटिवेशन होता है, एक अलग सा एक नशा चढ़ने लगता है कि नहीं और करना है जी जी। तो उस हिसाब से मेरा स्पोर्ट्स का जर्नी चालू हुआ। मैंने उसके बाद काफ़ी स्विमिंग के कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया, काफ़ी सारे स्टेट रिकॉर्ड्स बनाए, नेशनल रिकॉर्ड्स बनाए। मेरा फोर्टे था लॉन्ग डिस्टेंस, जो 800-1500 मीटर का स्विमिंग रहता है या ओपन वाटर स्विमिंग। जैसे मैंने जो चोरवाड़ वेरावल का जो सी स्विमिंग नेशनल कंपटीशन होता है उसमें रिकॉर्ड बनाया हुआ है। 36 किलोमीटर के ये डिस्टेंस मैंने 3 घंटे 34 मिनट में ख़त्म किया हुआ है जी। तो ये सारे मेरे फोर्टेज थे। अभी ये जो लॉन्ग डिस्टेंस का जो इवेंट होता है उसमें आपको बहुत ज़्यादा एंड्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है जी। उसके चलते फिर मेरे कोच ने मुझे सजेस्ट किया कि आप रनिंग भी शुरू करो जी। बिल्कुल। तो आपको थोड़ा एंड्योरेंस में ज़्यादा बेनिफिट रहेगा और समर के दौरान वैसे भी स्विमिंग पूल में 45 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है तो ट्रेनिंग का टाइम भी कम रहता है। तो उस हिसाब से मैंने रनिंग भी शुरू किया एंड आई केम अक्रॉस दिस इवेंट जिसको एक्वाथलॉन बोलते हैं जी, जो कि स्विमिंग और रनिंग का कॉम्बिनेशन होता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बारे में पता चला वहाँ जब नेशनल के लिए जब मैं ये पार्टिसिपेट करने गई, वहाँ मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया एंड आई केम टू नो कि मैं गुजरात से पहली ऐसी लड़की हूँ 12 साल की जो पूरी हिस्ट्री है जहाँ की एक्वाथलॉन की रेस खेली जाती है, तो मैं पहली ऐसी एथलीट हूँ गुजरात की जिसने नेशनल मेडल जीता हुआ है। उसके बाद फिर तभी से हम आपको जानने लगे थे, उससे पहले तो हम भी आपको नहीं जानते थे। बट जिस तरह से आपने बोला कि गुजरात की आप पहली ऐसी लड़की थी कि जिन्होंने ये मेडल जीता था, तभी हमने जाना था कि आप मतलब स्पोर्ट्स में हमारे सूरत में ऐसा, मतलब हमारे सूरत का गौरव है ये पूजा चौरुषी। तो बहुत हमें आज अच्छा लगता है कि वो आज हमारे साथ बैठी हुई है और उनकी लाइफ जर्नी आप सबके साथ वो शेयर कर रही है। तो जी पूजा, आगे चलिए।
उसके बाद मैंने लगातार 4 साल तक एक्वाथलॉन और स्विमिंग दोनों के कॉम्पिटिशन्स किए। 2006 में जब मेरा एक्वाथलॉन नेशनल में गोल्ड मेडल आया, भोपाल में हुआ था ये नेशनल, नवंबर 2006 में। नेक्स्ट डे हमारा मेडल सेरेमनी था और उसी दिन ट्राइथलॉन का इवेंट भी था। अभी उस साल ऐसा हुआ कि कोई एंट्री नहीं था हमारे स्टेट से ट्राइथलॉन के इवेंट के लिए, तो फेडरेशन के जो सेक्रेटरी थे उन्होंने आके अप्रोच किया पापा को कि आपके वहाँ से कोई एंट्री नहीं है, तो अगर आपके बच्चे को खेलना है तो हम आपका पास परफॉर्मेंस के बेसिस पे एंट्री कर सकते हैं। जी जी। तो पापा ने मेरे से पूछा, मैं कहा ठीक है। अभी ट्राइथलॉन के बारे में पता था कि इसमें स्विमिंग, साइकिलिंग, रनिंग होता है, कभी खेला नहीं था। अब वहाँ एक्वाथलॉन के लिए गए थे इसलिए साइकिल भी नहीं था, तो उनको हमने बोला कि अगर आप साइकिल अरेंज करके दे रहे हो तो डेफिनेटली खेलना चाहेंगे। वैसे भी हम लोग रुक तो रहे हैं कि मेडल सेरेमनी तक तो निकलना ही नहीं है। फिर उन्होंने वहाँ पे जिन्होंने मंडप बांधा था वो लेबर का साइकिल वहाँ पे पड़ा हुआ था, मैक 1, तो वो अरेंज करके दिया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैंने उस पर रेस किया। बीइंग फास्टेस्ट स्विमर मैं पानी से तो पहले निकल गई, लेकिन जैसे ही साइकिलिंग शुरू हुआ, अभी बाकी सबके पास रेसिंग साइकिल है अपना, तो मतलब मांगी हुई है, और वो भी कुछ नॉर्मल वाली साइकिल है मैक 1, तो जी वो भी गियरलेस वाली थी। तो जब तक साइकिलिंग खत्म किया, मैं आखिरी थी। ट्रांजिशन एरिया जो हम बोलते हैं जहाँ पे स्विच ओवर होता है, उसमें एंटर होने के लिए मैं आखिरी थी। फिर रनिंग शुरू किया, एक एथलीट को कवर किया, दूसरे को कवर किया, तो वो मोटिवेशन भी आता गया कि नहीं और आगे कोशिश करते हैं। और होने के लिए तो वैसे भी कुछ था ही नहीं, तो वैसे ही कवर करते करते जब फिनिश लाइन क्रॉस किया तो पता चला कि मैं पहली एथलीट हूँ जिसने अभी फिनिश लाइन क्रॉस किया है, आई वॉन्ट गोल्ड मेडल। अभी वो जो एक उस वक्त का जो इमोशनल जो था वो पता ही नहीं चल रहा था। मैं सरप्राइज थी, मेरे को रोना था, हंसना था, सब सारे मिक्स इमोशंस आ रहे थे। जी। आपके साथ कितने लोग थे आपके साथ फिर वहाँ पे? कंपटीशन में मेरे साथ 32 एथलीट्स थे। ओके, मतलब सब कहाँ से थे? मतलब पूरे इंडिया से थे। नेशनल इवेंट था, पूरे इंडिया से थे। मणिपुर है, केरला, आसाम, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तो मतलब सबके लिए एक शॉक और सरप्राइज जैसा माहौल हो गया था कि भाई ये कहाँ से एक लड़की आ गई ओवरनाइट, मतलब सेंसेशन बन गई। उसके बेस पे फिर मुझे जो फरवरी 2007 में नेशनल गेम्स हुआ, जिसको हम इंडिया का हाईएस्ट इवेंट बोलते हैं, जैसे ओलंपिक होता है वैसे जी नेशनल गेम्स होता है जिसमें सारे इवेंट्स साथ में रहते हैं। उसके लिए सिलेक्शन मिला। वापस आके फिर थोड़ा ट्रेनिंग किया। अभी फाइनेंशियल स्टेटस इतना स्ट्रॉन्ग था नहीं कि रेसिंग साइकिल खरीद सके, क्योंकि उस वक्त का अगर रेसिंग साइकिल के बारे में पूछने जाओ तो स्टार्टिंग इज 1 लाख। अभी कोई 2007 में आपको बोलेगा लाख रुपए का साइकिल लेना है तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि 4 व्हीलर आ जाता है तब। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। फिर भी मतलब किसी लोकल एक अंकल थे, उन्होंने मेरे को स्पॉन्सर किया एंड आई गॉट दिस 8000 वाला जो एक नॉर्मल एल्यूमिनियम का जो साइकिल होता है वो मैंने खरीदा। उसके ऊपर ट्रेनिंग किया, गियर वाला साइकिल था। और फिर फरवरी में मैं रेस के लिए गई। वहाँ मैं सबसे छोटी एथलीट थी, बाकी सबके पास इक्विपमेंट और सब भी बहुत अच्छे थे, मेरे पास ऐसा भी कुछ नहीं था। इवेंट से एक दिन पहले जब हर कोई हंस रहा था कि भाई ये बंदी क्या करेगी, किसके पास तो कुछ भी नहीं है, तो एक बार ये भी लगा कि भाई खेलना ही नहीं है, हमसे तो नहीं होने वाला है। तो एक डीमोटिवेशन वाला भी एक फेज आया। फिर उस रात मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, वो जिम्नास्टिक के लिए अपनी नेशनल के लिए कलकत्ता गया हुआ था। उसको मैंने फ़ोन किया। हमारा एक बॉन्डिंग बहुत अच्छा है मेरा और मेरे भाई का। छोटा है लेकिन वो मोटिवेट करने के लिए एकदम परफेक्ट है, वो हमेशा रास्ता ढूंढ लेता है। बस अच्छा है ना जो आपके पास ऐसे है, नहीं तो आप वहीं की वहीं रह जाती और ये जो इतने सारे अचीवमेंट है वो शायद नहीं कर पाती। तो भाई का सपोर्ट मिला, वो बहुत अच्छी बात है। उसने उस रात मेरे को एक ही चीज़ बोली कि तेरे पास तू इंजन है, जो भी है तू है, अगर तू अपना 100% कर, लोग क्या कर रहे हैं क्या सोच रहे, से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तू बस अपना 100% करके आ जा, जो होगा देखा जाएगा। तो वो एक जो बात थी कि भाई मैं ही इंजन हूँ और मुझे सिर्फ अपना 100% करना है, वो चीज़ वो दिमाग में बैठ गई कि नहीं सही है। राइट। और नेक्स्ट डे रेस में पार्टिसिपेट किया और नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया। वाह वाह, और 4 मिनट के लीड से मेरा गोल्ड मेडल आया। मतलब जो सेकेंड एथलीट थी 4 मिनट पीछे थी, तो वो मेरे लिए भी मतलब एक सरप्राइज हो गया कि नहीं है इतना अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल
सही बात है। पर इसके दौरान कुछ मुझे ऐसे भी मतलब विचार आ रहे हैं कि जिस तरह से आपने इतना सब अचीव तो किया है, मतलब ये जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में उसमें काफ़ी सारे इंजर्ड भी होते हैं लोग, इंजरी भी होती है, तो उस दौरान उसमें से भी निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो आपके साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ है क्या? हाँ, ऐसा हादसा एक बार, मतलब ये जो इवेंट मेरे ख़त्म हुए उसके बाद ही हुआ था कि अभी यहाँ पे तो गोल्ड मेडल आ गया, सब हो गया। फिर उसके बाद ऐसा एक फेज़ आया कि जहाँ मैं स्विमिंग के लिए जा रही हूँ, एक्वाथलॉन के लिए जा रही हूँ। ट्राइथलॉन का कोई स्पेसिफिक कोच था नहीं, तो मैं एक स्विम कोच के पास जा रही हूँ, रनिंग कोच के पास जा रही हूँ, साइकिलिंग कोच के पास जा रही हूँ। हर किसी को अपनी फील्ड में 100% चाहिए, तो मेरा वो रिकवरी टाइम ही मुझे नहीं मिलता था। और ओवरलोड के चलते मेरा इंजरी आना शुरू हो गया। वो जो स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया, फिर लिगामेंट टेयर हो गया। मेरा रिब में काफ़ी 2 लिगामेंट टेयर हो चुके थे, मैं ब्रीथ भी नहीं कर पा रही थी। और आई हैड टू टेक 6 महीने का ब्रेक। वो जो एक फेज़ आया, तब जाके पता चला कि रिकवरी का इम्पोर्टेंस क्या होता है। उस वक्त कैसा था कि कोई इतना आपको डिटेल में समझाने वाला कोई नहीं था कि भाई रिकवरी क्या होता है, कितना लोड होना चाहिए। इनफैक्ट उस वक्त लोग बोलते थे कि दर्द होता है, दैट इज गुड, दर्द होना चाहिए, लेकिन फिर वो दर्द में टूट भी जाए तो कोई बताने वाला नहीं था कि भाई ये गलत है, ये सही है। तो हाँ, वो फेज भी आया। और वहाँ से उस वक्त पहली बार पता चला कि आप जीतो या हारो, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि वो दौरान ऐसा था कि जो लोग आपके आसपास घूम रहे थे वो लोग भी बैकआउट होना शुरू हो गए। सबने सोच लिया कि अभी तो ये वापस नहीं आने वाली है, अभी इसका जो फेज जो पीरियड था सब खत्म हो गया। तो वो एक बहुत टफ पीरियड था, लेकिन उसमें मेरे को काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला कि जीतो या हारो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको हमेशा ज़मीन पे रहना चाहिए, आप चाहे कितना भी अचीव करके आ जाओ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वही चीज़ मैटर करती है। और ऐसे हार्ड टाइम में आपको पता चलता है कि कौन आपके सच में चाहने वाले या सच में आपके वेल विशर्स हैं। तो वो काफ़ी फिल्टर हो जाता है कि भाई हमको इतनों के बीच में ही रहना है, ये हमारा ग्रुप है। तो वो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं। फिर मेंटली भी आप टफ होना शुरू हो जाते हो कि नहीं, एक बार आप वहाँ से निकल के बाहर आए, वापस से आपने कॉम्पिटिटिव करियर शुरू किया, जीतना शुरू किया, तो वो एक चीज़ भी आपको समझ में आती कि नहीं, आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। इट्स ऑल अबाउट कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, डेडिकेटेड रहना है। तो ये सारी चीज़ें मेरे को मेरी पूरे जर्नी में सीखने को मिली कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। जो भी है आपके दिमाग में है कि आपको करना है कि नहीं करना है, ठान लो तो कुछ भी आप हासिल कर सकते हैं। जी। बट इस सब के बीच में जो आपके पेरेंट्स हैं, उन्होंने किस तरह से आपको सपोर्ट किया? क्योंकि देखा जाए तो लड़के के लिए सब पेरेंट्स रेडी हो जाते हैं कुछ भी करवाने के लिए, लेकिन जब लड़के की बात आती है तो शायद पेरेंट्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चलता है कि नहीं, ये मेरी बेटी को मैं ये करा रहा हूँ। बट अभी का जो जनरेशन है, अभी के मतलब जो पेरेंट्स के विचार भी काफ़ी चेंज होने लगे हैं कि वो कहीं पे फ़र्क ऐसा नहीं मानते कि लड़का है या लड़की, बट लड़कियों को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करते। तो आपके पेरेंट्स ने किस तरह से सपोर्ट किया आपको? मुझे अगर मेरी मम्मी के बारे में बात करूं तो फैमिली से मम्मी पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, क्योंकि अभी मेरा कॉम्पिटिटिव करियर चल रहा था, मेरे भाई का चल रहा था, तो मम्मी घर पे उतना फोकस नहीं कर पा रहे थे। जैसे शादी में जाना है या जो फैमिली गेट टुगेदर्स में जाना है, तो कई बार मिस करना पड़ता है क्योंकि वो टाइम नहीं रहता। तो मम्मी को ताने भी मारे जाते थे कि हाँ सिर्फ आपके ही बच्चे हैं, या फिर बेटी को इतना आगे ले जाके क्या करोगे, उससे अच्छा इतना जो पैसा इसमें बहा रहे उससे अच्छा सोना ले लो, शादी के वक्त काम लगेगा। तो ये सारी चीज़ें मम्मी को काफ़ी कुछ सुननी पड़ रही थी, लेकिन मम्मी ने हमेशा किसी भी चीज़ को मेरे तक पहुंचने नहीं दिया है। उन्होंने हर चीज़ को मतलब जाने दिया है, उन्होंने कभी उतना उस पर फोकस नहीं किया, खुद सहन कर लिया, मतलब कि इग्नोर, सब कुछ इग्नोर करके आपके करियर पे ज़्यादा फोकस किया और आपकी सपोर्ट किया। जी, आपका जो लक्ष्य था उसको पूरा करने में उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, ऐसा बोल सकते हैं। और साथ ही मेरे पापा के बारे में बात करूं तो जैसे मैंने आपको बोला, ट्राइथलॉन का कोई स्पेसिफिक कोच नहीं था और मुझे इंजरीज आना शुरू हो गए। तो उस दौरान फिर पापा ने VRS लिया, क्योंकि मुझे ट्राइथलॉन में आगे जाना था, तो उन्होंने VRS लिया, जॉब छोड़ के उनका पूरा फोकस उन्होंने मेरे पे डाल दिया।
वो खुद रिसर्च करते थे इंटरनेट पे, जो भी इंटरनेशनल कोचेस से जो भी कांटेक्ट हो सकते थे उनसे बात करते थे। फिर मेरे लिए पूरा ट्रेनिंग प्लान वो डिज़ाइन करते थे। अच्छा। और मेरे जो भी इंटरनेशनल मेडल्स आना शुरू हुए उसका श्रेय उनको जाता है कि उन्होंने जब मैनेजमेंट करके दिया। उन्होंने पूरा जब बैलेंस आउट करना शुरू किया, कोऑर्डिनेट करना शुरू किया, उसके बाद मेरे लिए भी जर्नी थोड़ा स्मूथ हो गया। फिर जब भी हम लोग ये इंटरनेशनल रेसेस में जाने लगे तो वो वहाँ पे भी अलग अलग कोचेस से बात करते थे, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते थे और उस हिसाब से मुझे ट्रेन करते थे। तो मेरा पूरा ट्राइथलॉन का जो करियर रहा है उसमें मेरे कोच मेरे पापा रहे। जी, तो मेरे पास एक स्विमिंग कोच थे परेश सारंग करके, और मेरे पापा थे जो मेरे को रनिंग साइकिलिंग करवाते थे। वाह वाह, मतलब घर पापा ने इतना सपोर्ट किया तभी आप, पापा और मम्मी और भाई पूरे परिवार का सपोर्ट था तभी आपने ये इतना सब अचीव कर लिया है। तो पूजा जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने काफ़ी कुछ अचीवमेंट किया है, छोटी उम्र में बहुत कुछ कर लिया है, तो बहुत बहुत अभिनंदन आपको करती हूँ। और आप बहुत आगे बढ़े, ऐसे स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में बहुत कुछ आगे करे और हमारे सूरत का नाम रोशन किया, इसी तरह पूरे इंडिया का नाम, हमारे भारत का नाम रोशन करे, ऐसी मैं शुभकामनाएँ देती हूँ। लेकिन जाने से पहले मैं कुछ और भी जानना चाहूँगी कि अभी तक तो आपने आपकी जर्नी यहाँ तक हमें बताई, लेकिन आगे और आप क्या करना चाहती है वो भी थोड़ा हमारे साथ शेयर किए। और जो हमारी वुमेंस जो है, महिलाएं हैं, जो स्टूडेंट्स है, उनको आप अगर स्पोर्ट्स में वो जाना चाहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए वो बताइए आप। तो अभी मैंने 2016 में जब रिटायरमेंट लिया उसके बाद अपना एकेडमी चालू किया ट्राइथलॉन के लिए जी। तो मैं अभी नेशनल इंटरनेशनल एथलीट्स है या एमेच्योर एथलीट है, जो शौकिया ट्राइथलॉन एथलीट है, उन लोगों को भी ट्रेन करवाती हूँ। क्योंकि मेरे दिमाग में ये चीज़ थी कि जो जर्नी, जो स्ट्रगल्स, चैलेंजेस मैंने फेस किए, क्योंकि कोई नॉलेज नहीं था, कोई सिखाने वाला नहीं था, कि वो चीज़ आगे वाली जनरेशन फेस ना करे। तभी ये जब मैंने ये एकेडमी शुरू किया उसके बेस पे जो मेरे एथलीट्स नेशनल में जीतने लगे, इंटरनेशनल में जीतने लगे, तो मुझे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और वर्ल्ड ट्राइथलॉन फेडरेशन के ओर से मुझे एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए इनविटेशन दिया गया, जिसको हम वुमेन्स लीडरशिप एकेडमी प्रोग्राम बोलते हैं, जिसका पूरा एक आइडिया वाज कि हमको और ज़्यादा वुमेन लीडर्स को बाहर निकालना है, जो भी ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड वुमेन के लिए हमको क्रिएट करनी है और जो ऑलरेडी अवेलेबल है उसको वुमेन्स तक पहुंचाना है जी। तो उसका ये पूरा जो आइडिया है वो ये है। तो अभी फ़िलहाल मैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, वर्ल्ड ट्राइथलॉन के साथ जो कोचेज, एजुकेटर, फैसिलिटेटर और एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ट्राइथलॉन काम कर रही हूँ। तो उसके चलते मेरा काम यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्पोर्ट्स से जोड़ो, उनको ये इंफॉर्मेशन दो कि स्पोर्ट्स में क्या क्या और चीज़ें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमको लगता है कि स्पोर्ट्स है तो या तो एक फिजियोथेरेपिस्ट होता है या एथलीट होता है या कोच होता है जी। उसके बाद के फील्ड के बारे में किसी को ज़्यादा आइडिया ही नहीं है। जैसे स्पोर्ट्स फिजिशियन है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट है, या स्पोर्ट्स के लिए भी वो मीडिया जो पर्सनल है उसका एक पूरा डिफरेंट अलग से कोर्स रहता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि ये भी अपॉर्चुनिटी। सही बात है, सही बात है। तो यहाँ मेरा काम यही सब है और यही मैं अभी फिलहाल कर रही हूँ। तो मैं यही कहूँगी कि अगर किसी भी महिला को वहाँ पे इच्छा है इसमें से किसी भी फील्ड में स्पोर्ट्स में आगे जाने की, या फिर क्या महिलाएं और ज़्यादा कर सकती है या बाहर निकलने की थोड़ी सी भी इच्छा है जी, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी होगी सबको हेल्प करने के लिए और गाइड करने के लिए, ताकि वो मुझसे भी आगे जा सके। बिल्कुल सही बात और है। आजकल ये भावनाएं आपकी है, बहुत कैपेबल है जी जी, आपकी ये भावनाएं भी बहुत अच्छी है कि आप भले ही आपने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस आपको हो चुका है इस फील्ड का, और आप लोगों को भी ये बात बताना चाहती है, लोगों को भी कुछ करवाना चाहती है कि अगर मेरे पास है तो मैं किसी को भी क्यों ना दूँ। तो ये भावना आपकी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। पूजा जी आज हमारे साथ थी, एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ में हमारे शो में थी पूजा चौरुषी, जो फाउंडर एंड हेड कोच ऑफ पीसी ट्राई स्पोर्ट्स एकेडमी की है और वर्ल्ड ट्राई एथलॉन लेवल 2 की वो कोच भी है। और काफ़ी कुछ उन्होंने आज हमारे ये शो के द्वारा उन्होंने बता ही दिया है, उनकी लाइफ जर्नी भी आज हमारे साथ शेयर की है। तो जाते जाते पूजा जी आपको फिर से बहुत बहुत अभिनंदन एंड बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे बढ़े आप, ऐसी अगेन शुभकामनाएं देती हूँ।
और बहुत सारी महिलाओं को मिलने का मौका हमारे इस शो के द्वारा आप बिल्कुल ही नहीं छोड़ेंगे, पर उसके लिए आपको देखते रहना पड़ेगा एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड, जो पूरी सोशल मीडिया पे है। ये वेब चैनल है और फेसबुक पेज लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए और हमारी जो वेबसाइट है वो भी आप विज़िट कर सकते हैं। और काफ़ी सारे ये शो में जो भी महिलाएं आई है, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ आपके अंदर भी ऐसी भावनाएं आएगी कि हम भी, अगर आप हाउस वाइफ है, अगर आप कुछ नहीं कर रही है, हाउस वाइफ है, तो ज़रूर आपको एक बार तो ऐसा लगेगा कि नहीं, मैं भी कुछ मेरे समाज के लिए करना चाहती हूँ। तो ज़रूर आगे बढ़िए, आगे आइए और मिलते हैं वापस नेक्स्ट एपिसोड में। एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ में शो में वापस मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।